मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तरुण कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे निम्बस लर्निंग डिजिटल मंच पर। विजय जी गुड मॉर्निंग, एसके जी गुड मॉर्निंग। चलिए, बात चल रही थी मेवाड़ की, और मेवाड़ में हम लोगों ने देखा था विक्रमादित्य की बात चल रही थी। और उसमें हमने देखा था कि विक्रमादित्य जो हैं वो सांगा के ही बेटे हैं। उनकी राजमाता है कर्मवती या कर्मावती या कर्णावती, ये तीन नाम मिलते हैं हमें। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि विक्रमादित्य अपने पिता की तरह कोई प्रबल शासक नहीं था, एक स्ट्रांग रूलर नहीं था। वो अपने आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, और इसी वजह से जो शासन का कार्यभार जो संभाला हुआ है, जिन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है शासन को, वो चलता था कर्मावती के इशारे पर। अब इधर बहादुर शाह है गुजरात का शासक, वो अटैक करता है चित्तौड़ पर। उससे पहले कर्मावती राखी भेजकर हुमायूं को अपना धर्म भाई बनाती है और उससे मदद की गुहार करती है, लेकिन हुमायूं ने डिले कर दिया और बहादुर शाह ने अटैक किया है। और ये दूसरा साका हुआ मेवाड़ का चित्तौड़ पर। यहां पर विक्रमादित्य को पहले भेज दिया गया उसके ननिहाल बूंदी में, और ये कर्मवती इसी वजह से हाड़ा राजकुमारी थी, इसलिए हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। और यहां पर जो युद्ध का नेतृत्व किया था, चलिए भाई इधर कुछ गड़बड़ हो गया था। धीरज जी गुड मॉर्निंग, घन सुंदर जी गुड मॉर्निंग, 94919 गुड मॉर्निंग जी, लवकुश जी गुड मॉर्निंग, बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत जी गुड मॉर्निंग। सर खातोली के युद्ध में आपने क्या नोट करवाया है? कंफ्यूजन है। खातोली के युद्ध में विजय श्री पूछ रहे हैं कि खातोली के युद्ध में मैंने क्या नोट करवाया है, क्या कंफ्यूजन है, जरा मुझे बताइए, कंफ्यूजन को बताइए प्लीज जरा। राजवीर जी गुड मॉर्निंग, सौरभ जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, किसके बीच हुआ था? तो देखिए, इब्राहिम लोदी था दिल्ली का सुल्तान, और इधर सांगा था, दोनों के बीच में हुआ था खातोली का युद्ध। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, भूपेश जी गुड मॉर्निंग, गोविंद जी गुड मॉर्निंग, एनके जी गुड मॉर्निंग। ठीक है विजय श्री जी, मेरे ख्याल में अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। भाई आप लोगों के भी कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये अटक रही है, वीडियो अटक रहा है, क्या आपके भी ये प्रॉब्लम आ रही है? भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए सही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा वीडियो अटक गई थी तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अटक रहा है? नहीं, अब यहाँ पर सही है। कई लोगों का ये कुछ वीडियो जो है गड़बड़ चल रहा है क्या? देखिए, अगर कुछ सभी लोगों का अटक रहा है क्या वीडियो? अ, एक मिनट, जरा मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके आता हूँ।
चलिए भाई, अभी वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को कह दिया है, तो वो कुछ कर रहे हैं अभी। ये सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई? खातोली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए, तो हुमायूं डिले करता है, लेकिन हुमायूं वापस जब डिले करके आता है तो यहां पर पीछा करता है आपका बहादुर शाह का, और बहादुर शाह भागता है गुजरात की तरफ। हुमायूं उसका पीछा कर रहा है, और इधर जैसे ही सूचना मिलती है हुमायूं को कि पूर्वी ईस्टर्न जहां पर बिहार वगैरह है, वहां पर शेर खान ने विद्रोह कर दिया है, रिवोल्ट किया है, तो वो उसको दबाने के लिए वापस लौट जाता है, और जाने से पहले विक्रमादित्य को उसके ननिहाल से बुलाकर गद्दी पर बिठाता है और निकल जाता है। इस तरह की बात थी। अब वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? नहीं आ रही? आ तो रही है सबको, किसी को आ रही है, किसी को नहीं है। भाई ये क्या प्रॉब्लम हो रही है आज? नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम को प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसका मतलब आप थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा, क्लियर है सबका। चलिए अब यहां पर जो साका हुआ था, आई थिंक वो भी मैंने आपको लिखवा दिया था। उस युद्ध का जो नेतृत्व किया था बाघ सिंह थे। ये शायद मैंने आपको लिखवा दिया था। जो साका हुआ था उसमें जो बैटल हुआ था उसके लीडर थे उसके बाघ सिंह, इनके लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, यहां पर कर्मवती थी जो पहले राजकाज चला रही थी, लेकिन कर्मवती क्योंकि उन्होंने जौहर कर लिया, इसलिए अब शासन की बागडोर पूरी तरीके से विक्रमादित्य के हाथ में थी। लेकिन विक्रमादित्य कोई प्रबल शासक नहीं था, ये हम देख चुके हैं। इसलिए अब यहां पर एक सामंत है बनवीर। क्योंकि विक्रमादित्य एक कमजोर शासक है, इसलिए बनवीर ने क्या किया है, जितने भी दरबारी हैं उनको अपनी तरफ मिला लिया, और एक दिन मौका पाकर उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करके खुद शासक बन गया। तो यहां पर बनवीर एक दासी पुत्र है, एक दासी से उत्पन्न है, और उसने दरबारियों पर अपना प्रभाव जमाकर क्या किया है, विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और शासक बन बैठा है। विक्रमादित्य का मैंने पहले भी आपको बताया था, एक छोटा भाई है उदय सिंह। अब उदय सिंह को मारने की तैयारी है बनवीर की। तो यहां पर हमें दिखाई देती हैं पन्ना धाय। देखिए, ये धायमा हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, सौरभ जी ने बिल्कुल सही बताया है कि नहीं, कृष्णकांत जी ने, कि पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। फादर तो थे उनके पृथ्वीराज सिसोदिया, लेकिन माता एक दासी थी। सेकंड साका ऑफ मेवाड़, सौरभ जी बिल्कुल सही है, सेकंड साका ऑफ मेवाड़ था ये। ठीक है, तो अब क्योंकि बड़े भाई को मारा है, तो आगे चल के उदय सिंह, क्योंकि उस समय उदय सिंह मुश्किल से 10 साल के बच्चे थे, तो यहां पर उदय सिंह बनवीर मारना चाहता है उदय सिंह को भी। लेकिन उदय सिंह की एक धायमा है। धायमा कौन होती थी? धायमा वो होती थी जो राजकुमारों को अपना दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करती थी, उनकी परवरिश करती थी, तो धाय कहलाती थी वो। और क्योंकि वो मां की तरह उनका पालन पोषण करती थी, इसलिए उनको धायमा कहा जाता था। तो यहां पर पन्ना नाम की धाय है उदय सिंह की, और पन्ना का भी बेटा है चंदन। तो बनवीर ने कॉन्स्पिरेसी की कि भाई मैं उदय सिंह को मार डालूंगा। तो जिस दिन वो आ रहा था उदय सिंह को मारने के लिए, तो उस टाइम पन्ना ने क्या किया, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कमरे में उसके बेड पर सुला दिया,
और मुंह ढक दिया। इधर बनवीर जो है पूरा नशे की हालत में था और वो ये सोच रहा था कि लास्ट जो मेरा कांटा है उसको भी आज मैं निकाल दूंगा। तो वो उसी नशे की हालत में चंदन की हत्या कर देता है, ये समझकर कि मैंने उदय सिंह को मार डाला। इधर पन्ना भी जो है पूरा, क्योंकि बेटा मर रहा था तो बहुत बड़ी दुखद घटना होने वाली थी, तो वो ये कहते हुए बनवीर को रोकती है कि उदय सिंह को मत मारो, उसकी प्राणों की रक्षा करो, इसको लेके मैं कहीं चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आएंगे, ये दिखाने के लिए कि वाकई में यहां पर उदय सिंह ही लेटा हुआ है। लेकिन बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है और इधर उदय सिंह को टोकरी में बिठाकर ऊपर से पत्ते वगैरह ढक दिए गए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर निकाल दिया गया और उसको पहुंचा दिया गया कुंभलगढ़ फोर्ट में। क्योंकि यहां पर कुछ सामंत ऐसे थे, कुछ फ्यूडल ऐसे थे जो उदय सिंह के फेवर में थे, तो इस वजह से उन लोगों की मदद से पन्ना ने उनको वहां से निकाला चित्तौड़गढ़ से और कुंभलगढ़ फोर्ट में पहुंचा दिया। और फिर बाद में उदय सिंह जब शासक बनते हैं तो उन्होंने बनवीर पर अटैक किया और वापस से अपनी गद्दी को प्राप्त किया। तो ये हुई बात आपकी बनवीर की, ठीक है। अब हमारे आते हैं अगले शासक और वो हैं उदय सिंह। अब देखिए यहां पर जो इनका शासन काल है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1537, कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1540। अब इसको समझ लीजिए कि ये कंट्राडिक्शन क्यों है। देखिए इनका जो कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट में, जो इनके प्रमुख सामंत थे, तो वहां पर उनका कोरोनेशन हुआ था 1537 में। हालांकि 1536 में बनवीर शासक बन जाता है, ठीक है। 1537 में राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ फोर्ट में, किसका? उदय सिंह का। और 1540 में वो अटैक करते हैं चित्तौड़ पर और मावली के बैटल में पराजित करते हैं बनवीर को और गद्दी पर अधिकार करते हैं, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि भाई क्योंकि राज्याभिषेक हुआ है 1537 में, तो इस वजह से इनको, इनका जो शासनकाल है वो 37 से माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई गद्दी तो बनवीर को हटाकर 1540 में इन्होंने ग्रहण की ना, तो इसलिए 1540 में होना चाहिए। खैर जो भी है, अलग अलग विद्वान अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक जो है राजस्थान का इतिहास, उसको मैं सबसे अच्छी बुक मानता हूं, तो उसमें 1540 दिया हुआ है, इसलिए हम भी बात करेंगे 1540 की, ठीक है। तो 37 आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है, कहीं 37 दिया हुआ है, कहीं 40 दिया हुआ। अच्छा, विक्रमादित्य में लास्ट लाइन लिख लीजिएगा। वॉइस तो फुल है भाई, सभी को प्रॉब्लम है क्या वॉइस की? वॉइस को सभी की प्रॉब्लम हो रही है क्या? अब क्योंकि यहां तो बैटरी फुल है भाई, बताइए अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए मैक्सिमम को हो सकता है आपके नेट में कोई इश्यू हो। चलिए तो लिखिएगा, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर द्वारा कर दी गई। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर द्वारा कर दी गई। विक्रमादित्य वॉज किल्ड बाई, विक्रमादित्य वॉज किल्ड बाई बनवीर। विक्रमादित्य वॉज किल्ड बाय बनवीर। अब आ जाइए आप उदय सिंह पर। 1540 से आप ऑब्लिक करके दोनों लिख सकते हैं, 1537 भी 1540 भी। वो क्यों है 37 वो आगे क्लियर मैं कर दूंगा आपको।
72, ये इनका रेन पीरियड है। लिखेगा ये विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, ये विक्रमादित्य के बनवीर गोविंद जी, पृथ्वीराज सिसोदिया और एक दासी थी, उनका बेटा था। पिताजी तो पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार थे, लेकिन माताजी इनकी कोई राजपूत महिला नहीं थी, एक दासी थी। लिखिएगा ये विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ विक्रमादित्य। बनवीर इन्हें भी मारना चाहता था। बनवीर वॉन्टेड टू किल हिम ऑल्सो। बनवीर इन्हें भी मारना चाहता था। बनवीर वॉन्टेड टू किल हिम ऑल्सो। किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनकी बनवीर से रक्षा की। किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर इनकी रक्षा की। But Pannadhai sacrificed Pannadhai sacrificed his son Chandan and saved him from Banveer. Sacrificed his son Chandan and saved him from Banveer. पन्ना ने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया। पन्ना ने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया। पन्ना took Uday Singh safely to Kumbhalgarh fort. Panna took Uday Singh safely to Kumbhalgarh fort. कुंभलगढ़ फोर्ट। उदय सिंह का कुंभलगढ़ में 1537 में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। He was crowned here. अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जोधपुर का शासक उस समय मालदेव था और इनके राज्याभिषेक में मालदेव ने मदद की है। तो वहां पर थोड़ा सा एक ऐड कर लीजिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग में मालदेव की मदद से 1537 में इनका राज्याभिषेक हुआ। He was crowned in Kumbhalgarh with the support of Maldev in 1537.
अब देखिए भाई, हो गया। अब सही है क्या? ओके, चलिए लिखिएगा। कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? ही वॉज क्राउंड इन कुंभलगढ़ with the support of Maldev in 1537। ठीक है भाई। उदय सिंह ने क्या हुआ भाई? पन्ना टुक, अच्छा उससे पहले। ओके, चलिएगा मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं भाई शुरू से, कि आज कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही चल रही दिखती है इसमें। पन्नाधाय ने दासी पुत्र बनवीर से अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। ये तो हो गया था आई थिंक। चलिए आगे लिखिएगा। पन्नाधाय टुक उदय सिंह, पन्नाधाय सेफली टुक उदय सिंह टू कुंभलगढ़ फोर्ट मालदेव की मदद से 1537 में, मालदेव की मदद से 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ। ही वॉज क्राउंड इन कुंभलगढ़ with the support of Maldev, with the support of Maldev in 1537। ठीक है भाई, अब तो लिख लिया। अब कैसे अटक रहा है? भाई सभी की प्रॉब्लम आ रही है कि सभी का अटक रहा है क्या? यहां तो वीडियो ठीक चल रहा है। रिफ्रेश कितनी बार करूं भाई? बार बार रिफ्रेश तो कर रहा हूं। ये लीजिए, एक बार और रिफ्रेश कर दिया। चलिए अब आगे चलें जरा। मालदेव की मदद से ही उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मालदेव की मदद से ही उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तथा मावली के युद्ध में 1540 में मावली के युद्ध में 1540 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। लास्ट लाइन इससे पहले जो थी वो एक बार आप कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, तो भाई लिख लीजिएगा। ही वॉज क्राउंड इन कुंभलगढ़ विद द सपोर्ट ऑफ मालदेव। ही वॉज क्राउंड इन कुंभलगढ़ with the support of Maldev in 1537। in 1537 अब आगे बढ़िएगा।
Uday Singh gained the throne. Uday Singh gained the throne with the help of Maldev. Uday Singh gained the throne, और took the throne भी लिख सकते हैं, gained the throne with the help of Maldev. In the battle of Mavli, gained the throne in the battle of, gained the throne with the help of Maldev, gained the throne with the help of Maldev in the battle of Mavli, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1540. इस तरीके से देखिए बनवीर को यहां से भगाकर मालदेव मारवाड़ का शासक था भाई, आगे हम पढ़ेंगे, जोधपुर या मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसने हेल्प की है उदय सिंह की गद्दी को प्राप्त करवाने में, राज्याभिषेक करवाने में, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो सामंत थे उन्होंने पता नहीं लगने दिया बनवीर को, इसलिए ये काम सारा चुपचाप हो गया और मालदेव की मदद से मावली का युद्ध हुआ और यहां पर बनवीर पराजित होता है और चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है आपके उदय सिंह का, ठीक है भाई। 1540 में चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर उन्होंने अधिकार किया, ठीक है। अब ये चीज इसीलिए दो आ रही हैं कि कुछ मानते हैं 1537 में राज्याभिषेक हो गया तो तब से शासक मानो, लेकिन उधर तो चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा था बनवीर ने, लेकिन 1540 में कुछ लोग मानते हैं क्योंकि यहां पर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था तो यहीं से इनका शासन मानना चाहिए। खैर जो भी है 1537 में भी मिलता है, 1540 भी मिलता है, ठीक है भाई। चलिए 1540 में ही, बिल्कुल 1540 में ही इन्होंने अधिकार किया था, ठीक। अब देखिए इनके जो कुछ काम है, इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसको नाम दिया अपने नाम पर उदयपुर, और ये काम इन्होंने किया 1559 में, ठीक है। तो 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो देखिए उदयपुर यहां पर राजधानी बन जाती है चित्तौड़ के बाद में, और यहीं उदयपुर में ही, उदयपुर के पास ही इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया 1565 में। उदय सागर झील जो आज आपको दिखाई देती है उदय सिंह ने निर्माण करवाया था उदयपुर में, ठीक है। तो लिखिएगा 1559 में, 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1559 में इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। पॉसिबल नहीं है कि 1537 और 1540 दोनों आ जाए भाई, कंट्राडिक्टरी मामला है, ध्यान रखिएगा। हाँ ये जरूर पूछ सकता है उनका राज्याभिषेक कब हुआ, क्योंकि कोरोनेशन जो है वो 1537 में हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने कब गद्दी पर, हाँ गद्दी पर अधिकार किया चित्तौड़ की, वो आ सकता है 1540, राज्याभिषेक आ सकता है 1537, लेकिन ये नहीं होगा कि शासन काल क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन या तो 37 आएगा या 40 आएगा, दोनों नहीं आ सकते, और अगर दोनों आ गए तो डिलीट होगा, डेफिनेटली डिलीट होगा, ठीक है। चलिए भाई और उसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने 1559 में उदयपुर शहर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। इन 1559 he founded Udaipur city. In 1559 he founded Udaipur city and made it his capital, In 1565 1565 में इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया, उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। In 1565
he built उदय सागर लेक ऑल्सो। ये आपका उदयपुर में पड़ती है, उदय सागर लेक ऑल्सो। अब देखिए यहां पर तीसरा साका होता है मेवाड़ का, इन्वेडर है अकबर। एक्चुअली क्या था, उदय सिंह ने अधीनता, अभी तक तो किसी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, ठीक है, अभी तक किसी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की है किसी भी मेवाड़ के शासक ने। तो अकबर अटैक करता है चित्तौड़ पर, लेकिन जब अकबर का अटैक होना था तो यहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जितने भी मंत्री लोग थे, फ्यूडल थे, उनके सामंत थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है उदय सिंह से कि आप राज परिवार के साथ चले जाइए उदयपुर, ठीक है, और यहां पर हम बागडोर संभालेंगे, अकबर को रोकेंगे। उदय सिंह नहीं चाहते थे, लेकिन सामंतों के दबाव के चलते उन्हें चित्तौड़गढ़ से परिवार छोड़ना पड़ा और वो चले जाते हैं उदयपुर में। यहां पर जो बागडोर संभाली है, युद्ध का नेतृत्व किया है चित्तौड़गढ़ में, वो दो वॉरियर्स हैं, जयमल और फत्ता। और इधर अटैक करता है अकबर, घेरा डालता है और काफी समय तक घेरा डालकर रखता है। ये घटना है 1567 में उसने घेरा डाला और 1568 में जाकर उसने दुर्ग को विजित किया था। काफी समय हो गया था तो वो इरिटेट होने लगा था अकबर, और जब वो विजय उसको मिल गई तो यहां पर उसने जबरदस्त नरसंहार करवाया, जबरदस्त मारकाट मचवाई, जो कि उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर जो है बहुत ही दयालु स्वभाव का माना जाता है। राजाओं को उसने छूट दी हर तरीके से, उनको जैसे जैसे उसने दीन-ए इलाही नाम का धर्म चलाया था, उसको बाउंड नहीं किया था अपने सामंतों को कि नहीं आपको जो है इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, एक्सेप्ट करना हो करो, नहीं तो मत करो। हरखाबाई जो भारमल की पुत्री थी, उसका विवाह अकबर के साथ में हुआ था, तो वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही अपनी जो भी पूजा अर्चना थी वो सब करती, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया था। तो कहने का मतलब है जजिया कर इसने समाप्त किया था, दास प्रथा को खत्म किया था, तीर्थ यात्रा कर खत्म की थी। मतलब बहुत, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे मुगल शासकों से तो अकबर एक बहुत ही उदार, एक लिबरल रूलर के रूप में हमारे सामने आता है। और ऐसा एक उदार व्यक्ति अगर जबरदस्त नरसंहार करवाए तो निश्चित रूप से थोड़ा सा डाउट जाता है कि किस तरह का है ये। तो ये एक इट्स अ ब्लॉट ऑन हिज कैरेक्टर, ये उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है जो यहां पर उसने मारकाट मचवाई थी, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या आप बता सकते हो यहां पर तीसरा कौन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हमने पढ़ा और वो वीर गति को प्राप्त हो गया हो? जल्दी से बताइए फटाफट से। यहां पर तीसरा ऐसा कौन एक प्रोमिनेंट पर्सन है जिसको हमने पढ़ा है और वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे? मालदेव। किसने कहा मालदेव? कल्ला जी, बिल्कुल सही है, कल्ला जी थे भाई। ये हम पढ़ चुके हैं, लोक देवता कल्ला जी। यहां पर जब जयमल घायल हो गए थे बंदूक की गोली से अकबर की, तो उनको कंधे पर बैठाया था और उनके साथ में वीर गति को प्राप्त। तो कल्ला जी भी यहां पर विद्यमान थे, उस समय मौजूद थे, प्रेजेंट थे, और जयमल और फत्ता के साथ कल्ला जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यहां पर जयमल और फत्ता ने इतनी जबरदस्त वीरता दिखाई थी कि अकबर उनकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उन दोनों की, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित करवाई। गजारूढ़ का मतलब है गज पर आरूढ़, हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित करवाई थी पत्थर की, आगरा के किले के मुख्य द्वार पर, जो एंट्रेंस है वहां पर उन्होंने स्थापित करवाई थी। जो औरंगजेब के शासन काल तक तो विद्यमान रही थी, लेकिन औरंगजेब ने उनको तुड़वा दिया था, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। अब अटैक करवाता है अकबर उदयपुर पर, तो यहां से उदय सिंह भाग जाते हैं और जंगलों में छिप जाते हैं जाकर। तो इस तरीके से चित्तौड़ पर और उदयपुर पर अधिकार हो गया अकबर का, ठीक है। तो अब आप लिखिएगा मेवाड़ का तीसरा साका।
देखिए यहां पर ठीक है, आपकी बात सही है, फूल कंवर थी, जयमल की धर्मपत्नी थी, लेकिन राज परिवार की जितनी भी महिलाएं थी वो सब यहां से चली गई थी। तो इसलिए यहां पर अगर कोई राज परिवार की महिला, जैसे हमने देखा पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, फिर कर्मवती या कर्मावती या कर्णावती के नेतृत्व में हुआ, तो भाई वो लिखवा दिया मैंने जौहर उसका सेकंड में, कर्णावती कर्मवती या कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। बाघ सिंह तो कर्णावती का नाम लिखवा दिया कि भाई जौहर जो हुआ था सेकंड साके में। कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है यस, हाँ, चलिए जिन्होंने नहीं लिखा है वहां पर सेकंड साके में लिख लीजिएगा। बाघ सिंह तो मैंने आपको लिखवा दिया, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कर्मवती या कर्मावती, ये तीन तीन नाम मिलते हैं भाई, या कर्णावती, इनके नेतृत्व में हुआ था जौहर सेकंड साके में। ये आप जिन्होंने नहीं लिखा है वो आप लिख लीजिएगा, नहीं कुछ लोग नो कह रहे हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए भाई, कल मैंने आपको करेक्शन भी करवा दिया था बरड़ किसान आंदोलन का लास्ट में, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो नोट कर लें। चलिएगा, तो अब लिखेगा तीसरा साका, आक्रमणकारी अकबर। आक्रमणकारी अकबर, इसके आक्रमण से पहले ही, इसके आक्रमण से पहले ही उदय सिंह राज परिवार सहित उदयपुर चले गए थे। उदय सिंह राज परिवार सहित उदय सिंह राज परिवार सहित उदय सिंह राज परिवार सहित मेवाड़ का तीसरा साका आक्रमणकारी अकबर था। अकबर के आक्रमण से पहले ही उदय सिंह राज परिवार सहित उदयपुर चले गए थे। ठीक है, लिखेगा थर्ड साका ऑफ मेवाड़, इन्वेडर अकबर, इन्वेडर अकबर। बिफोर द अटैक ऑफ अकबर, उदय सिंह, बिफोर द अटैक ऑफ Akbar, Uday Singh went to Udaipur with royal family. Uday Singh went to Udaipur with royal family. तीसरा साका समय उसका लिख लीजिएगा 1567-68, थर्ड साका ऑफ उदयपुर, सॉरी थर्ड साका ऑफ मेवाड़। तीसरा साका का टाइम लिख लीजिएगा 1567-68। ठीक है, क्या भाई विजय जी क्या कह रहे हैं? थर्ड साका दासी ने किया था सर। दासी नहीं भाई, दासी तो दासियां जो थी वो तो ठीक है, जौहर किया था दासियों ने भी, लेकिन यहां पर जो रूप कंवर हैं बेसिकली उनके नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, प्लेस लिख लीजिएगा, प्लेस इन्वेडर अकबर, प्लेस है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ पर अटैक किया था। मेवाड़ का जो तीसरा साका हुआ था ये चित्तौड़ पर अटैक हुआ था भाई, चित्तौड़ पर अटैक हुआ था, जिसका समय है 1567-68। 67 में उसने घेरा डाला था और 68 में जाकर उसको जीता था। अकबर ने इस युद्ध को विजित कर, अकबर ने इस युद्ध को विजित कर यहां भयंकर नरसंहार करवाया। अकबर ने इस युद्ध को विजित कर यहां भयंकर
नरसंहार करवाया, यह उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। शेर सिंह का कोई नाम नहीं आता भाई गोविंद जी। बेसिकली दो ही योद्धा हैं जिनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, जयमल और फत्ता। शेर सिंह का कहीं कोई नाम नहीं आता भाई। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा। यह उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, Akbar committed massive killing here, which is considered a blot on his character, which is considered a blot on his character. On his character. After the victory of Chittorgarh, after the victory of Chittorgarh, after the victory of Chittorgarh, Akbar committed a massive killing. Akbar committed a massive killing. Akbar committed a massive killing here, which is considered as a blot on his character, which is considered as a blot on his character. I think आपने सबने लिख लिया होगा भाई। चलिए अब आगे चलें। जयमल और फत्ता योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। वॉरियर्स जयमल एंड फत्ता were martyred in this attack. जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। वॉरियर्स जयमल एंड फत्ता martyred in this battle, or in this साका। इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने, दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ का मतलब होता है गज पर आरूढ़ यानी हाथी पर सवार, इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाई। आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाई। अंकित जी क्या कह रहे हैं? अकबर तो चित्तौड़ था, मैं तो बैरम खां था। हैं? भाई अंकित जी मेरी बात आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। अकबर तो चित्तौड़ था, मैं तो बैरम खां था, नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं। सौरभ जी जौहर को रहने दीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं जौहर का यहां पर रॉयल फैमिली कोई भी नहीं है, यहां पर सब चले गए हैं, इसलिए आपसे ये पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ठीक है, चलिए अंकित जी ये जो आप कह रहे हैं बैरम खां वाला मामला, ये मेरी समझ से बाहर है। ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए नेक्स्ट आप लिखिएगा
एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं भाई हिंदी का मैं, कि दोनों की वीरता यानी जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाईं। Impressed by the valor of both warriors, impressed by the valor, VALOR, impressed by the valor of both the warriors, impressed by the valor of both the warriors, Akbar installed their idols. Akbar installed their idols on elephants at the main entrance of the Agra fort. At the main entrance of the Agra fort. ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां पर अधिकार हो गया अकबर का। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण करवाया। अकबर ने उदयपुर पर भी आक्रमण करवाया। अकबर ने उदयपुर पर भी आक्रमण करवाया तो उदय सिंह जंगलों में चले गए। जंगलों में चले गए तथा अंत में इन्होंने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। तथा अंत में गोगुंदा, ये पड़ता है आपका उदयपुर में, गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। When Akbar attacked Udaipur, when Akbar attacked Udaipur, Uday Singh went into the forest. Uday Singh went into the forest. When Akbar attacked Udaipur, Uday Singh went into the forest, and lastly he made Gogunda as his capital. And lastly he made Gogunda as his capital. भाई अकबर गोगुंदा को अपनी राजधानी क्यों बनाएगा यहां आकर के? उदय सिंह ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया है। पहले उदयपुर थी उनकी राजधानी, पहले तो चित्तौड़गढ़ थी, फिर उदयपुर की स्थापना करके उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। फिर जब अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण करवाया तो यहां से जंगलों में भाग गए और लास्ट में इन्होंने गोगुंदा यानी कि उदय सिंह ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उदय सिंह ने गोगुंदा, जो कि उदयपुर में पड़ता है, प्रेजेंटली एक तहसील है, उसको अपनी राजधानी बनाया। चलिए भाई, और यहीं पर फिर क्या हुआ, लास्ट तक ये अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की और यहीं पर इनकी डेथ हो गई गोगुंदा में। अब देखिए, उदय सिंह के बड़े बेटे हैं महाराणा प्रताप और एक भाटी रानी थी इनकी, एक दूसरी रानी थी, क्या नाम है आपका, जगमाल, जिसकी माँ जो है वो जगमाल की माँ एक भाटी रानी थी। उनसे ज्यादा स्नेह था उदय सिंह का, इसलिए उन्होंने जगमाल को, जो कि भाटी रानी का बेटा था, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने जिंदा रहते ही। ठीक है, पर क्योंकि उस समय विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उदय सिंह जिंदा थे, लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो सामंत लोग थे वो महाराणा प्रताप को ही शासक बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? पहली बात तो ज्येष्ठ पुत्र को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाता था,
अगर हम रूल के हिसाब से बात करें तो। दूसरी बात कि महाराणा प्रताप जगमाल से ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ज्यादा श्रेष्ठ जो शासकों की जो क्वालिटी थी वो उनके अंदर थी। तो इस वजह से जो महाराणा प्रताप थे उनको जब अंतिम संस्कार हो गया गोगुंदा में उदय सिंह का, तो महाराणा प्रताप को बना दिया गया शासक। एक्चुअली जिस समय फ्यूनरल चल रहा था, अंतिम संस्कार चल रहा था, तो वहां पर देखा गया कि जगमाल नहीं था। तो जगमाल जो था वो कहीं अपना राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था अपने सामंतों के साथ जो उसके साथ में थे। तो वहीं पर ईंटों का एक चबूतरा बनाकर उसको सिंहासन के रूप में बनाकर वहीं पर इनकी अंतिम संस्कार के, उदय सिंह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था गोगुंदा में। ठीक है। इधर जैसे ही मैक्सिमम सामंत उनके फेवर में आए महाराणा प्रताप के, तो जगमाल चला जाता है अकबर की शरण में अपना राज्य लेने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप बनते हैं अगले शासक इन विवादों के बीच। गोविंद जी मुझे बताइए जरा, कौन सी बुक में आपने पढ़ लिया कि जहां पर अधीनता स्वीकार कर ली थी? बुक का नाम बता दीजिए, और अगर गाइड है तो उसको जला दीजिएगा। चलिए अब लिखिएगा, यहीं पर उदय सिंह की यहीं पर नोट्स हैं, तो उस भले मानुस को कहना, पूछ लेना कौन से बुक से उन्होंने जना ये नोट्स लिखवाए हैं। नोट्स बिल्कुल गलत हैं, 100% श्योरिटी है। अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए बुक्स में मिलता है कि महाराणा प्रताप के पास में दो ऑप्शन थे, या तो अपने पिता की तरह अधीनता स्वीकार ना करे और जंगलों में ही भटकता फिरे, या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अपने महलों में अपने परिवार के साथ आराम से रहे। ये दो ऑप्शन थे जो कि बुक्स में लिखे हुए मिलते हैं। तो ये क्यों मिलता? तो इसलिए सब गड़बड़ है। चलिए मत पढ़ा कीजिए ऐसे नोट्स, ठीक है। पर कोई बात नहीं, वो कंफ्यूजन कहीं भी हो तो बेशक पूछ लिया करें, ठीक है। कंफ्यूजन दूर कर लें अपना सारा, ठीक है। और आज आपका जो कंफ्यूजन था दूर हो जाना चाहिए कि उदय सिंह ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये ध्यान रखिएगा, अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। ओके, चलिएगा। तो यही गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई। उदय सिंह वॉज डाइड एट गोगुंदा। उदय सिंह वॉज डाइड एट गोगुंदा। गोगुंदा में ही इनकी मृत्यु हुई थी। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को न बनाकर, अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को न बनाकर अपने अन्य पुत्र जगमाल को बनाया था। अपने अन्य पुत्र जगमाल को बनाया था। उदय सिंह declared Jagmal as his successor. Uday Singh declared Jagmal as his successor. Instead of his elder son, Maharana Pratap. Maharana Pratap.
ठीक है भाई, चलिएगा अब बनते हैं अगले शासक महाराणा प्रताप। इनका रेन पीरियड है शासन काल 1572 टू 1597। नेक्स्ट रूलर इज महाराणा प्रताप। अब देखिए, महाराणा प्रताप एक बहुत प्रबल शासक हैं, राजस्थान के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। तो इसलिए इनकी जो कुछ इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कहां हुआ? कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ। ठीक है, तो जन्म लिख लीजिएगा, 9 मई 1540 को हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ फोर्ट में जन्म हुआ 9 मई 1540 को। इनका जो बचपन का नाम है, चाइल्डहुड नेम अगर हम बात करें, वो था कीका। बचपन का नाम देखिए भाई, अब देखिए, अब सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? अब तो नहीं अटक रहा ना भाई? चल रहा है, ओके, चलिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीच में वीडियो अटक गया था, कि इनका जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पूछ लेता है, इनका बर्थ था 9 मई 1540 को, बर्थ प्लेस था कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, इनके चाइल्डहुड नेम हम कहें, बचपन का नाम कहें, तो वो कीका था। कीका का मतलब बिल्कुल सौरभ जी छोटा बच्चा होता है। अब भी प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? बफरिंग हो रही है सभी का ही? अब किसी का गड़बड़ हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है भाई। अब बताओ मैं क्या करूं इसमें? बैटरी फुल है इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, अब इनका कोरोनेशन या राज्याभिषेक हम देखें। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, 28 मई 1572, ये कोरोनेशन की बात है।
कहां हुआ था? कुंभलगढ़ फोर्ट में ही हुआ था। सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, ये गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में, ठीक है। अरे 28 मई लिख दिया, सॉरी सॉरी भाई, आज तो जना कुछ ये, इससे मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। 28 फरवरी है, सॉरी भाई, आज 28 मई है तो उस हिसाब से तो राज्याभिषेक वो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। इसी दिन उनकी डेथ हुई थी और उसी दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है भाई अब तो ये इनकी कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, या फटाफट से नोट कर लें। जन्म हुआ इनका, बर्थ प्लेस हुआ कुंभलगढ़, बचपन चाइल्डहुड नेम कीका, कोरोनेशन हुआ 28 फरवरी 1572 गोगुंदा। पिताजी तो आप जान ही रहे हैं कि इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह, और यहां पर अगर हम माताजी की बात करें तो जयवंता बाई हैं भाई। इनकी जो मदर हैं उनका नाम था जयवंता बाई, मदर जयवंता बाई। ठीक है भाई, भाई गोविंद जी पता नहीं क्या चक्कर है, आप किसी का आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं सही चल रहा है। अब रिफ्रेश बार बार करने से भी मुझे नहीं लगता, चलिए एक बार और रिफ्रेश कर देता हूं मैं। अब देखिए, अब तो सही चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 28 फरवरी को ही उदय सिंह की डेथ हुई थी। मैंने आपको कहा ना कि जगमाल वहां नजर नहीं आया, तो सामंतों ने देखा कि जगमाल अगर यहां नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम था कि राज्याभिषेक किसका हो जाएगा, महाराणा प्रताप का हो जाएगा। तो इसीलिए महलों में ना करवा करके वहीं पर ईंटों का एक चबूतरा बनाकर उस पर बैठाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था, जस्ट आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ उदय सिंह। ठीक है, फिर अटक गया। क्लियर है, चलिए अब ये हो गया आपका इनकी कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, प्रारंभिक जानकारी थी। अब हम ले लेते हैं कि इनके पास में दो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके पास में दो ऑप्शन थे कि या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके जंगलों में भटकते रहे अपने पिता की तरह, या फिर अधीनता स्वीकार करके आराम से जीवन गुजर बसर करें, या फिर अकबर का विरोध करते हुए जंगलों में भटकते रहें। तो इन्होंने अपने पिता की पॉलिसी को फॉलो किया, यानी अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। और सबसे पहले इन्होंने अपना काम जो किया वो किया कि सुरक्षा की दृष्टि से, अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन्होंने गोगुंदा की जगह केलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। गोगुंदा से इन्होंने ट्रांसफर कर दी अपनी कैपिटल केलवाड़ा, राजसमंद। अब देखिए केलवाड़ा में ये रहे कहां, रहे कुंभलगढ़ फोर्ट में। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि पहले केलवाड़ा जो था एक एरिया था, जैसे जयपुर का एक एरिया है, बीकानेर का एक एरिया है, या फिर किसी तहसील की अगर हम बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया है। तो केलवाड़ा का ये एरिया है, देखिए, ठीक है। और यहां पर बना हुआ है आपका पहाड़ी पर कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये केलवाड़ा तो ये एरिया है, ठीक है, और ये गए कहां पर, कुंभलगढ़ फोर्ट में। तो अगर
राजधानी कहे कि साहब केलवाड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कुंभलगढ़ कहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात, अगर केलवाड़ा नहीं है तो कुंभलगढ़ होगा। ठीक, और प्रेजेंटली क्या है, इस कुंभलगढ़ फोर्ट के नाम पर एक जो आपकी तहसील है वो बन गई कुंभलगढ़ फोर्ट के नाम पर कुंभलगढ़, और केलवाड़ा वहां पर आजकल एक कस्बा है। ठीक है, पहले क्या था, केलवाड़ा का एक एरिया था, केलवाड़ा क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, और केलवाड़ा जो है वहां पर एक जगह भी थी, लेकिन ये गए कहां पर, कुंभलगढ़ फोर्ट में, जो केलवाड़ा एरिया में आता था। और प्रेजेंटली क्या हुआ, कुंभलगढ़ फोर्ट के नाम पर एक तहसील बन गई है कुंभलगढ़, जिसमें आजकल केलवाड़ा एक कस्बा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? भाई ये ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है क्या सभी की, अटक रहा है क्या बार बार? चलिए, बीच बीच मतलब अटक जाता है। चलिए मैं जरा एक बार टेक्निकल टीम से एक बार और बात करके आता हूं। से प्रॉब्लम आ रही है, उधर भी बार बार बीच बीच में अटक जाता है, और स्टूडेंट भी लिख रहे हैं बार बार सर अटक गया, फिर वापस रिपीट करो। क्या चक्कर हो गया आज, कुछ देखना है जरा एक बार, है ना? देखिए आवाज अब आ रही है ना? अब सही चल रहा है? ओके, चलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि गोगुंदा से इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की है केलवाड़ा राजसमंद में। अगर केलवाड़ा की जगह कुंभलगढ़ आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि केलवाड़ा उस समय एक एरिया था कि साहब ये केलवाड़ा एरिया है, और यहीं पर ही क्या था, केलवाड़ा एक कस्बा था, यानी केलवाड़ा एक प्लेस थी और केलवाड़ा के नाम पर ये एरिया था। जैसे मान लीजिए आज हम बात करें जयपुर, तो जयपुर एक शहर है और जयपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ऐसे ही केलवाड़ा एक प्लेस थी और ये केलवाड़ा का एरिया था जिसमें कुंभलगढ़ फोर्ट था। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट यहां पर था। ठीक, तो ये गए तो थे केलवाड़ा एरिया में, लेकिन रहे कहां पर, कुंभलगढ़ फोर्ट में। ठीक, प्रेजेंटली क्या हुआ है, ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इसके आधार पर एक तहसील बना दी गई है कुंभलगढ़। ठीक है, जिसमें केलवाड़ा क्या है, एक कस्बा है प्रेजेंटली। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, यहां पर अकबर ने देखा कि भाई ये मेरा विरोध कर रहा है, तो उसने इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये जानता था कि महाराणा प्रताप क्या शख्स हैं, कितनी बड़ी उनकी हैसियत है, कितने प्रबल शासक हैं, तो उसने सोचा कि भाई पहले इनको जरा समझा बुझाकर अपनी अधीनता में ले आऊं। तो इसलिए उन्होंने अपने 4 डेलीगेशंस भेजे हैं। अकबर ने प्रताप के पास में 4 डेलीगेशंस भेजे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लीडरशिप में। तो पहला भेजा जलाल खां, उनका एक सामंत था, उनका एक फ्यूडल था, एक सेनापति था, जलाल खां के नेतृत्व में एक भेजा पहला, तो लेकिन वो विफल हो गया। दूसरा भेजा है आपके
मानसिंह के पिताजी थे भगवंत सिंह, भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा है, तो भगवंत दास के नेतृत्व में भी फेल हो गया। फिर भेजा है मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह के नेतृत्व में भी फेल हो गया, और लास्ट में भेजा है टोडरमल, और टोडरमल भी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में विफल रहा है। तो इस तरीके से ये चारों डेलीगेशंस फेल हो गए। अब जब ये चारों डेलीगेशन फेल हो गए तो अकबर के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि अकबर जैसा शासक जहां पर हम देखते हैं कि खुद चल करके अपनी अधीनता स्वीकार कर रहे हों, हम देखते हैं, हम आगे देखेंगे, भारमल पहला व्यक्ति था जिसने 1562 में अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद 1570 में अकबर ने लगाया था नागौर दरबार, जहां पर मैक्सिमम शासकों ने राजस्थान के अधीनता स्वीकार की थी। तो ऐसा शासक जिसकी अधीनता खुद चल करके लोग बाग स्वीकार कर रहे हों, तो वो 4 बार समझाइश करे और अगले की समझ में ना आए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसलिए उसने कहा अब इसको लड़ाई के थ्रू, बैटल के थ्रू इसको मजा चखाना चाहिए और अपने अधीन करना चाहिए। इसलिए उसने मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी और युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है भाई, तो अब हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध। इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। चलिएगा, अब आप लिखिएगा इसमें प्रताप ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी गोगुंदा से केलवाड़ा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कुंभलगढ़ राजसमंद स्थानांतरित की। तथा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है भाई, for the sake of security, Pratap shifted his capital नहीं भेजा था भाई, बिल्कुल नहीं भेजा था महाराणा प्रताप ने अपने लड़के अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए। यह बिल्कुल गलत फैक्ट है कि भाई अकबर ने अपने बेटे को भेजा था अधीनता स्वीकार करने के लिए, यह बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आपके राजकुमार थे जोधपुर के, पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने जरूर अपनी एक उसमें लिखा है कि भाई अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने लेटर जरूर लिखा था। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो अरे यार, फिर अटक गया। आप देखिएगा, आप सही चल रहा है, आप सही चल रहा है भाई। चलिए फिर रिपीट करता हूं मैं। देखिए, किसी ने मुझसे अभी इधर कमेंट किया था कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने बेटे को भेजा था। बिल्कुल गलत फैक्ट है। महाराणा प्रताप ने कभी अपने बेटे को अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं भेजा, यह बिल्कुल गलत फैक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, अकबर एक बार ऐसा पृथ्वीराज राठौड़ ऐसा बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो थे, जो कि जोधपुर के राजकुमार थे और कल्याणमल के बेटे थे। ये कल्याणमल वही हैं जो कि जो संघ में
सेना लेकर गए थे जैत सिंह के बेटे। तो कल्याणमल के बेटे थे, एक तो थे आपके राय सिंह जो शासक बनते हैं, और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, सॉरी बीकानेर के, आई एम रियली वेरी सॉरी, बीकानेर के, जोधपुर ने बीकानेर का राजकुमार था पृथ्वीराज राठौड़। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये अकबर के दरबारी विद्वान थे और कविताएं वगैरह करते थे, डिंगल शैली के प्रसिद्ध कवि थे। तो ये जो है एक कविता लिखते हैं पातल और पीथल। रुको भाई रुको, फिर मैं एक बार कह के आता हूं। चलिए भाई, अब ठीक चल रहा है। अब सही चल रहा है क्या? चलिए, वो कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं अभी, वो कुछ उसमें जो भी उसमें हो सकता है वो कर रहे हैं। बीच बीच में अटक जाता है, मुझे भी नहीं पता चलता, जब मैं इधर देखता हूं तो अटका हुआ मिलता है मुझे। चलिए खैर, आवाज तो आ रही है आप लोगों को? ओके, चलिए। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राजकुमार थे, उन्होंने एक डिंगल शैली में कविता लिखी थी पातल और पीथल। तो वहां पर एक हमें इस बात का जरूर जिक्र मिलता है कि एक बार जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे तो उनका जो बेटा था वो घास की रोटी खा रहा था। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि गेहूं की रोटी मिलना नसीब नहीं था, घास की रोटी वो खा रहा था, और वो घास की रोटी को भी एक बिलाव छीनकर भाग जाता, तो वो रोने लगता है। तो अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को जब ये देखा कि वो रो रहा है और भूखा है, तो उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, कि मैं तो परेशान हुई, खैर मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा परिवार कितना परेशान है, उनको रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तब फिर उन्होंने लेटर लिखा था एक अकबर को कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब तो सही चल रहा है। अब कहां अटक रहा है? यहां तो नहीं अटक रहा भाई, अब तो सही चल रहा है मेरे ख्याल से। चलिए, तो अब क्या हुआ कि जब वो लेटर पहुंचता है महाराणा प्रताप के पास, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो हमेशा तारीफ करता रहता था अकबर के दरबार में प्रताप की, उसकी वीरता के कसीदे बुनता रहता था, तो अकबर उसको संबोधित करते हुए कहता है कि देख, जिस व्यक्ति की तू हमेशा तारीफ किया करता था, उसको वीर बहादुर बताता था, आज वो चूहा बनकर मेरे सामने अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसका प्रमाण ये लेटर है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डिंगल शैली में एक कविता लिखते हैं, किसको? महाराणा प्रताप को, और उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से महाराणा प्रताप के वीरता के गुणगान करते हैं कि साहब इतने वीर हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। और उसमें वो पातल, उस कविता का नाम था पातल और पीथल। तो वो पातल तो कहते हैं महाराणा प्रताप को, ठीक है, और पीथल कहते हैं खुद को, कि हे पातल, पीथल तुझसे ये कह रहा है, हे पातल तुझसे पीथल ये कह रहा है। तो इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि जब वो लेटर, वो जो डिंगल शैली में कविता मिलती है पातल और पीथल,
महाराणा प्रताप को, तो उस कविता को पढ़कर उनका वापस से वही जोश पैदा हो जाता है और वो अधीनता स्वीकार करने की बात खत्म कर देते हैं और वो अधीनता स्वीकार नहीं करते। ये उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि महाराणा प्रताप ने अधीनता के लिए अपने बेटे को भेजा था। ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब तो सही है, अब फिर से ठीक हो गया ना। चलिए, अब ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है भाई। चलेगा, तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि महाराणा प्रताप ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने बेटे को भेजा या नहीं, और जो कहानी मैंने आपको बताई पातल और पीतल की, वो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो एक बार वापस रिपीट करूं। अच्छा, पातल पीतल, देखिए पातल उन्होंने कहा है पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने उस कविता में महाराणा प्रताप को, इसलिए महाराणा प्रताप को पातल भी कहा जाता है। और पीतल वो कहते हैं खुद को कि हे पातल, पीतल तुझसे ये कह रहा है कि तू बहुत वीर है, तू अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता है, तेरी वीरता को देख करके अकबर भी घबरा जाता है, हे पातल, इस तरह की। तो पातल कहता है वो महाराणा प्रताप को, और पीतल कहता है खुद को, यानी पृथ्वीराज राठौड़ खुद को कहता है। ठीक है भाई, अब तो बात समझ में आ गई आपके। तो उस कविता रूपी लेटर को जब प्राप्त किया महाराणा प्रताप ने, तो उसके बाद उन्होंने अपना विचार त्याग दिया अधीनता का। ऐसा उल्लेख जरूर हमें मिलता है, पर ऐसा कहीं भी भाई पातल कहा है, उसने नाम दिया है, अब क्या मतलब होता है इसका हम कह नहीं सकते, लेकिन पीतल खुद को कहता है और पातल कहता है वो महाराणा प्रताप को। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है भाई, अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई वीडियो नहीं अटक रहा, आवाज भी आ रही है। चलिए, तो ठीक है, अब आगे चलें जरा। तो लिखेगा, ये मेरे ख्याल में लिख लिया, गोगुंदा से केलवाड़ा राजसमंद, राजधानी ट्रांसफर की इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिखवा दिया है।
हाँ भाई, अब तो सही चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत कह रहे हो, अटक जाता है, यहां भी अटक जाता है। अभी मैं कहकर क्या हूं भाई, यहां भी अटक रहा है और आपके भी अटक रहा है, बस फिर कमेंट आते हैं तब पता चलता है। ठीक है, चलिए, अब मेरे ख्याल में नहीं अटक रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे अब सही है, फिर अटक गया। अब आ गया भाई, अब तो नहीं अटक रहा है ना, फिर अटक गया। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास जो है ना, आज प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, आज की क्लास हम यहीं स्थगित करते हैं, यहीं कैंसिल करते हैं। कल इसमें जो देखेंगे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर कल हम वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपना पढ़ते रहिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।